अपने पास समय नहीं है आपके साथ प्रश्नोत्तरी करने का, प्रश्नोत्तरी तो लास्ट में करेंगे, लेकिन यदि आपको पूछा जाए तो मैं समझती हूँ 78% 75 से 80% अभी जो बच्चियाँ हैं हमारी महिलाएँ, वो हाथ उठा के कहेंगी कि हाँ, हमें बहुत तकलीफ होती है और परीक्षा का बड़ा तनाव रहता है। क्यों रहता है तनाव? परीक्षा होने वाली साहब, पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है, हमें याद नहीं होता, याद करते हैं तो भी भूल जाते हैं। परीक्षा की तैयारी करते समय हमारे पास में बहुत सारा सिलेबस रहता है और इतना टाइम रहता नहीं है, तो हमें समय नहीं मिल पाता है, तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, निश्चित है, हो जाते होंगे। तो क्या करें? ये करें कि पहले आप सोचें कि क्यों ऐसा हुआ? परीक्षा आज होने वाली जब होने वाली है तो उसका टाइम तो डिक्लेयर किया गया है ना, परीक्षा तो होती ही है लास्ट में। यूनिट टेस्ट तब होना है, हाफ ईयरली टेस्ट होना है, आपका एनुअल एग्ज़ाम होना है, उसके पहले आपका मॉडल टेस्ट होना है, पता तो पहले ही है। आप सोचिए ज़रा, ठीक है? फिर पढ़ाई आपको करनी ही करनी है, पढ़ाई के सिवा तो कोई बहुत बड़ा काम आपका है नहीं है, सबसे बड़ा काम तो पढ़ाई है। फिर भी ये तनाव क्यों हुआ? तो कारण जो है वो निवारण लेकर के आएगा। तो क्या करेंगे आप? हमने समय का प्रबंधन तरीके से किया नहीं है। हमारे पास समय जितना है उसके अनुसार हमें पढ़ाई करना था, लेकिन वो हमने नहीं किया। ये बात आती है, तो समाधान में यही चीज़ निकल कर के आती है। निवारण क्या है? सबसे पहली बात इसीलिए कह रहे हैं समय का प्रबंधन करें। समय प्रबंधन का मतलब होता है, हमारे पास जितना काम है और जितना समय है, इन दोनों का तालमेल बिठा करके एक सुनिश्चित तरीके से उसको नियोजित कर तरीके से उसको एक टाइम टेबल के अनुसार उसको अच्छे से उसे व्यवस्थित बना लें, कि मुझे इतने समय में इतना पढ़ाई करनी है, इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, इतना सिलेबस यूनिट को कंप्लीट करना है। और वर्ष भर की समय सारिणी बनाइए, नियमित अध्ययन करिए। हमारी बच्चियाँ क्या करती हैं, एग्ज़ाम का टाइम आया, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 1 महीना पहले पढ़ती हैं और वो भी अजय माला ब्रांड पढ़ाई करती हैं। टेक्स्ट बुक की पढ़ाई नहीं करती हैं, गाइड पढ़ती हैं। इससे उनको कम ज्ञान होता है। ज्ञान नाम की चीज़ नहीं होती, बल्कि केवल परीक्षा पास करने वाली बात रह जाती, वो भी लेट दे करके। वर्ष भर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, चरणबद्ध होकर के पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आज टीचर ने पढ़ाया, आज ही उसको एक बार रिपीट कर लीजिए। 1 सप्ताह बाद फिर रिपीट करिए, दूसरा चरण। 1 महीने बाद फिर रिपीट करिए, तीसरा चरण। और उसके पश्चात 3 महीने बाद फिर रिपीट करिए। उसके पश्चात फिर आप मैनुअल में जब पढ़ेंगे तो आपको फटाफट सब याद रहेगा। आपको किताब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको करके देखिए। तो कई चरण में होकर के उसे वो बीतता है और आपकी तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन किताब खोला, जब परीक्षा आने वाली तब, तो ऐसी स्थिति में तो आपको कभी याद नहीं होगा। क्योंकि मस्तिष्क की बनावट ऐसी होती है कि जब वो बारंबार उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें छप जाता है। जितनी ज़्यादा बार हम किसी दृश्य को देखते हैं, जितनी ज़्यादा बार किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, तो वो याद हो जाता है। आप इस बात को समझिए, इस विज्ञान को समझिए और इंसान की साइकोलॉजी समझिए, अपने मस्तिष्क की संरचना समझिए आप। और जब भी पढ़ें, तो बड़ी बात, एकाग्रता के साथ अध्ययन करना ज़रूरी है। एकाग्रता नहीं रहती। आप जब पिक्चर देखते हैं, जब टीवी सीरियल देखते हैं, तो कितनी एकाग्रता रहती है, सोचिए। आप जब किसी सहेली से बातचीत करते हैं, तो कितनी एकाग्रता के साथ बात करते हैं, सोचिए। आप एकांत में चले जाते हैं, नो डिस्टर्बेंस, कोई घर में ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई पीछे से ना बुलाए। यही एकाग्रता पढ़ाई करते समय चाहिए। जब दिमाग को एक साथ कई काम करना रहता है, तो वो बँट जाता है। यदि केंद्रित होकर के एक ही काम एक बार में करें, तो हम ज़्यादा एकाग्रता के साथ में जब जुड़ते हैं, तो ज़्यादा वो याद हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ हमारे हाथ में है और उसका आप पालन करें। इसके साथ में एक बात और आती है, वो ये कि विषय जो हमारा जितना भी है, उसमें यदि हमको डाउट है, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया, तो टीचर ने पढ़ाया, आप टीचर से उसको क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, दूसरे दिन पूछिए, आप स्टाफ रूम में जाकर के पूछिए, फ़ोन करके पूछ लीजिए। टीचर के अलावा कोई और जानकार है तो उनसे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। पाठ्यक्रम अगर जटिल है, बहुत अधिक है, तो उसको तैयार करने के लिए, याद करने के लिए ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा और ज़्यादा समय देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बिना टाइम टेबल बनाए ये बात नहीं होगी। जो ज़्यादा कठिन विषय है, आपको साइंस कठिन लगता है, आपको इंग्लिश कठिन लगता है, तो क्या करेंगे? इनके लिए ज़्यादा समय निर्धारित करेंगे। इसको मैं 1 सप्ताह में पूरा करूँगी, इसको मैं 1 दिन में पूरा करूँगी। ये आपको रेखांकित करना है कि आपको क्या चीज़ कठिन लगता है और क्या चीज़ आपको सरल लगता है। ठीक है? फिर उसके साथ में सारा का सारा पाठ्यक्रम जब याद हो जाता है, तब फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको रिवीज़न करना है। अगर इस तरीके से आप
नाकेबंदी, किलेबंदी करके पढ़ाई करेंगे तो आपको जरूर याद होगा। ठीक है। अब दूसरा तनाव, हमारी वो बहनें 12th को पास कर लेती हैं या जिनको जॉब करने का शौक होता है या आवश्यकता महसूस करती हैं उस दिशा में, उनको बड़ा तनाव होता है। कैसा जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरे करियर का क्या होगा, क्या करियर मिलेगा, किधर जाऊंगी, क्या करूंगी, तो किस फील्ड में जाएं, कैसी तैयारी करें, किन से मार्गदर्शन लें, और सरकारी नौकरी ढूंढती हैं। अब आजकल सरकारी नौकरी को तो कितनी मारा मारी आप जानते हो ना। सरकारी नौकरी ढूंढना मतलब पत्थर में सिर फोड़ना। आप कितने भी एजुकेटेड हो, कहा नहीं जा सकता कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। और जॉब के नाम पर सरकारी नौकरी को ही केवल ताकते रहना, ये तो बहुत धोखे वाला काम है। मार्गदर्शन की भी कमी होती है। तो अब इस तनाव का निवारण कैसे करें? सबसे पहली बात, पहले आप ये देखिए आप जॉब क्यों करना चाहती हैं, एक। दूसरा, आप अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य निश्चित किए हैं क्या, चेक करिए। अपनी रुचि के अनुसार आपको निश्चित करना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। और कोई जरूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी है। आप जॉब के नाम पर कई ऐसे काम हैं जो अर्ध सरकारी या गैर सरकारी होते हैं। खुद का छोटा मोटा बिजनेस होता है, अपना खुद का कुछ व्यवसाय होता है, छोटा मोटा गृह उद्योग हो सकता है, वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये महिला स्वावलंबन के अंतर्गत आपको बताया जाएगा जब उसके बारे में बात होगी। तो ये है दूसरी बात, जिस दिशा में आपको जाना है, जिस क्षेत्र में जाना है, तो उस क्षेत्र के जो संबंधित सफल लोग हैं जिन्होंने उस मुकाम को पाया, ऐसे लोगों के पास में जो जानकार हैं, जो आपसे सीनियर हैं, उन व्यक्तियों से सलाह लिया जाना चाहिए। और हमारी स्वयं की परिस्थिति कैसी है, हमारे पास कितना साधन है, हमने जो फील्ड चुना है उसका स्कोप कितना बड़ा है या कितना संकीर्ण है, छोटा है, इसको भी विचार करना जरूरी है। हमने जोश में दूसरों को देखा देखी हमने कोई लक्ष्य बना लिया, लेकिन हमारी घर की परिस्थिति, हमारी अपनी परिस्थिति उस लायक नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब लक्ष्य को निश्चित करना है और किसी की देखा देखी आकर के, दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर उसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो आप आवश्यकता अनुसार उसके लिए ट्यूशन कीजिए, आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और दृढ़ संकल्प लेकर के संबंधित जो कुछ भी काम अपनाना है, प्रयास करना है, वो पुरुषार्थ करिए अडिग रह करके। तब तक अडिग रहिए जब तक वो मिल नहीं जाता। हाँ, इस संबंध में एक बात और, यदि आपको थोड़े समय बाद ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ये चीज तो मैंने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, ये मुझे बदलना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझदारी के साथ यदि पुराने लक्ष्य को बदल करके आप नया समझदारी के साथ कोई लक्ष्य चयन करती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये होना चाहिए। ये कईयों के साथ होता है। तो करियर के संबंध में ये किया जा सकता है। आप इसमें देखेंगे कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। अगली बात अब है विवाह संबंधी तनाव। ये भी लड़कियों का एक तनाव संबंधी बातों में आता है। विवाह का कैसा तनाव? लड़कियां जो है वो सोचती हैं कि मुझे अपने पसंद के अनुसार, अब उनकी कल्पना रहती है ना, एक कल्पना रहती है, हर जो युवती होती है उसकी कल्पना रहती है कि मेरा विवाह होगा तो मेरा विवाह किससे होगा, कैसा मेरा वर होगा, और मैं मेरे पसंद के लायक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहीं नशा करने वाला तो नहीं मिल जाएगा, तो कहीं मेरा अपमान करने वाला तो नहीं मिलेगा, तो ससुराल कैसा मिलेगा, या जिनको पैसे से ज्यादा मोह है तो वो मुझे पैसे वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरीके से सोचती है। तो आप पसंद के अनुसार, कल्पना के अनुसार जीवन साथी मिले ना मिले, ये जो अनिश्चितता रहती है उसका भी टेंशन उनका रहता है। कई बहन ऐसी रहती है कि ऐसा नहीं मिलेगा अपने मन पसंद तो मैं अविवाहित ही रह जाऊंगी, ऐसा सोचती हैं। और वो विवशता पूर्वक, उस विवशता के कारण उसको अविवाहित रहना पड़ जाता है। फिर एक तो दहेज प्रथा है। अपने परिवार में मान लो दहेज चलता है, अपने समाज में जो दहेज प्रथा है, तो दहेज की दिक्कत होने के कारण लोग जो है दहेज नहीं जुटा पाते। पिता, घर परिवार इतना समर्थ सशक्त नहीं है तो वो कुंवारी रह जाती हैं। ये विवाह की समस्या होती है। और एक बड़ी बात ये भी है कि रूप सौंदर्य संबंधी व्यवधान वो महसूस करती हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं तो मुझे कौन ब्याहेगा और कौन मुझे पसंद करेगा। ये ऐसे तनाव में वो जीती रहती हैं, बहुत सारी तो इसमें पागल हो जाती है तनाव के मारे। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बात ऐसी है जो कि हमारा वश अपने ऊपर है भाई, दूसरे के ऊपर वश नहीं है। किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, जब विवाह की बात आती है तो एक समझदार इंसान जो होता है ना, वो समय आने के पहले विवाह के बारे में सोचता नहीं है, अपनी योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान देता है। समझदारी की बात यह है। और तनाव से बचने के लिए क्या है, सबसे पहली बात तो ये
पति जो मिलेगा वो कैसा होगा, कैसा उसका मिजाज होगा, किस प्रकार से वर होगा, कैसा घर होगा, इसके ऊपर हमारा अपना कोई वश है क्या? नहीं है वश, हमारा वश नहीं है। तो हमारा वश किस पे है? हमारा वश इस पे है कि हम शिक्षित हों, हम संस्कारवान बने, हम अपने आप को योग्य बनाएं, हम अपने आप को काबिल बनाएं। इस पर हमारा वश है, दूसरे के ऊपर हमारा वश नहीं है। ये ऐसा नहीं कि ठेले में कहीं रखा हुआ है वर और जा करके ढूंढ खोज करके आ गए, खरीद के आ गए, ऐसा तो है नहीं ना। दूसरे के ऊपर कोई वश नहीं है। अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को काबिल बनाएं, अपने आप को प्रतिभाशाली बनाएं, अपने आप को देखें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। ये अपने वश में है पूरा तरह। दूसरी बात, अब मान लीजिए ऐसा हो मत भले ही, पर मान लीजिए विवाह नहीं हुआ, बाय द वे होने के आसार नहीं दिख रहे, कारण कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो देखिए, अगर समाज में ये मान्यता बना ली गई है किसी लड़की के द्वारा भी और पेरेंट्स के द्वारा भी या समाज के द्वारा कि विवाह तो होना जरूरी है और विवाह नहीं हुआ लड़की का तो क्या होगा, अरे कैसे भी करके विवाह हो जाने दो। गांव में ऐसी मान्यता है, गांव में कहते हैं अरे काकरो सन विवाह कर दे, आमा पेड़ सन विवाह कर दे, ऐसी बात करते हैं। हाड़ में हल्दी चढ़ जाए, मतलब शरीर में को पीला कर दो बस, और कैसे भी रहे, उसके बाद छोड़ के आ जाए तो भी ठीक है। बहुत खतरनाक सुझाव देते हैं वो लोग। नहीं, मैं कहती हूं विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिससे कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका जीवन आसान हो जाता है। जीवन आसान ऐसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति अकेला जीवन यापन करता है, मान लीजिए उसकी माँ है, ना बहन है, ना जीवन साथी है, तो उसको बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। तकलीफ इस सेंस में होगा, खाना भी बनाना है, घर का काम भी करना है, बाहर में नौकरी पर भी जाना है और अपना स्वयं का ध्यान रखना है और इधर उधर की जिम्मेदारी निभानी। भाई सारा काम एक व्यक्ति करेगा तो उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब एक की जगह दो हो जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। यही जीवन आसान होता है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, हो जाए बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए और होता ही है। बहुत कम ऐसा होता है जब विवाह नहीं होता है। भाई 5% लोग होते होंगे अधिकतम जिनका विवाह नहीं हो पाता, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं माना जाता। विवाह को अगर अनिवार्य कहेंगे तो लड़कियां फांसी लगाने लग जाएंगी। फिर लड़की का विवाह होना ही चाहिए। भैया क्यों विवाह होना चाहिए लड़की का? होना ही चाहिए। होना ही चाहिए क्या मतलब है? अगर नहीं हुआ तो क्या भाग जाए कहीं? नहीं हुआ तो क्या फांसी लगा ले? ये जो समाज की का नजरिया है, जो मान्यता है, ये लड़कियों के बहुत खिलाफ है। वो हरास होती है, उनका मनोबल गिरता है। और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, विवाह एक सामाजिक व्यवस्था मात्र है। हो गया, बहुत अच्छी बात, भगवान को धन्यवाद, समाज को धन्यवाद और आपको बधाई। नहीं हुआ, नहीं हुआ तो किसी भी कीमत पर आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। हो सकता है कि इसके इसके पीछे कुछ और कारण हो, और वो कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई? बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि भगवान ने आपको कुछ किसी और काम के लिए चुना हो। तो अब निवारण देखिए, स्वयं के प्रारब्ध और संस्कार के अनुसार जीवन साथी की व्यवस्था की जाती है। यह प्राकृतिक विधान है, हम इस पर विश्वास करें। ईश्वरीय विधान होता है। हमारे जैसे पुराने प्रारब्ध होते हैं, हमारे जैसे संस्कार होते हैं, उस प्रकार का जीवन साथी हमें मिलेगा, मिलता है। क्योंकि हमें विवाह होने के बाद सुख और दुख पा करके ये जो अपना प्रारब्ध भोग होता है उसको फिनिश करना होता है। तो एक कारण तो ये होता है। तो टेंशन मत लीजिए आप, हमने जो कमाया हमारे सामने आएगा समय आने पर। तो एक बात है, बस स्वयं को योग्य बनाएं, चरित्रवान बनाएं, चरित्र संपन्न बनाएं, शिक्षित हो, प्रतिभा संपन्न हो। अपने स्वयं के भीतर में ऐसी प्रतिभा, हुनर, क्षमता को आप बढ़ाइए जिससे आपकी क्वालिटी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। एक बात और दूसरी बात है इसके साथ में, भाई मान लो विवाह नहीं हुआ तो मैंने तो सुना है, संतों के मुंह से सुना है कि जिनको भगवान ज्यादा चाहते हैं ना उनको अकेला रखते हैं। एक, ताकि वो एकांत सेवन का उसको मौका मिले। एक दूसरी बात, परिवार के पचड़े में न डाल करके उसको अपने उच्च स्तरीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए भी हो सकता है, समाज की बेहतरीन सेवा के लिए हो सकता है, उसको चुना गया होगा। इसलिए भगवान ने उसको इस स्थिति में रखा है। तो हम हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसका जो पॉजिटिव जो पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है, उसके ऊपर ध्यान दें। हम उसको ढूंढें कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सृष्टा का। क्योंकि दुनिया में कोई भी घटना जो होती है वो अकारण नहीं घटती। कोई भी घटना
कोई भी स्थिति परिस्थिति जो हमारे सामने आती है वो अकारण नहीं होती, उसके पीछे गहरा कारण होता है। आप उस बात को सोचिए, समझें और उसको स्वीकार करें। आगे एक बात आती, देखिए, सुयोग्य वर नहीं मिला, मान लीजिए, और आपने सोचा कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी है, तो ये तब होना चाहिए कि आपके पास में कोई जीवन का उच्चतम लक्ष्य हो, और ये बहुत बेहतरीन स्थिति है। अगर सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, अब दहेज प्रथा है, लाखों रुपए आपको देने हैं, पापा जी के पास नहीं है, घर की स्थिति इतनी नहीं है, तो क्या भिखमंगों के घर में शादी होके जाएंगे जो दहेज के लोभी हैं और अपनी ऐसी तैसी कराएंगे? क्या जरूरत है इसकी? गुरुदेव कहते थे कि भले कुंवारी ही रह जाना, भिखमंगों के घर मत जाना। गुरुदेव ने स्लोगन दिया और ये युवतियों को, बेटियों को सिखाते थे। इस तरह से उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जो अविवाहित रह जाती हैं, उनको अपने जीवन में उच्च लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके लिए समर्पित होकर के जीवन जीना चाहिए। इसके लिए हिम्मत जुगाड़ना चाहिए कि मैं दहेज लोभियों के घर में नहीं जाऊंगी, मैं ऊंचे लक्ष्य के लिए जीवन जीऊंगी और मेरे पास सामने एक से एक लक्ष्य है। ऐसे उसको अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी और ये बनाना पड़ेगा। ये हिम्मत की बात है। हमारी बहनें बहुत हिम्मत वाली होती है। दूसरी बात, वर चयन कैसे करें, एक पीरियड होगा उसमें विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। वर चयन का आधार जो है ना, वो शरीर सौष्ठव मतलब सुंदरता, और उससे भी ज्यादा आजकल धन को माना जाता है। तो धन, वैभव या ऊंचा पद, ये ना हो करके संस्कार को, शिक्षा को पहले स्थिति में रखना चाहिए। संस्कारवान हो, शिक्षित हो और स्वावलंबी हो। संस्कारवान 1, शिक्षित 2, तीसरा स्वावलंबी। इनके साथ में आप समझौता मत करिए। बाकी ये जो धन है, शरीर सौष्ठव है, बहुत ज्यादा माल टाल वाला होना चाहिए, इस प्रकार की जो चीजें हैं, वो ये आपके लिए बाद में घातक सिद्ध हो सकती है। और आजकल की जैसी स्थिति है ना लड़कियों के साथ, सपनों का राजकुमार देखती है, वो सपनों में देखती है। तो ये जो सपनों का राजकुमार वाला जो ये आधार है ना वर चयन का, बाद में आपको बहुत तकलीफ देने वाला है और ये आपको धोखा ही देगा। इसके आधार पर यदि वर को पसंद करने की बात आती है तो इससे बचे हम। मैं समझती हूँ ये आपका समाधान निकल रहा होगा। एक तनाव का कारण देखा गया है, लड़कियां अगर मान लीजिए उनका गोरा चिट्टा सुंदर चेहरा नहीं है और उनको लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो उनमें बड़ी हीनता की भावना आ जाती है, वो इसमें तनाव में रहती है। या मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, तो वो अपने आप को इतना दीनहीन समझती, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कौन पसंद करेगा, मुझे कोई कुछ कहेगा, मुझे नेग्लेक्ट करेंगे लोग, मेरी उपेक्षा करेंगे, मैं क्या दूसरों के सामने जाऊंगी, तो दूसरों को फेस करने से घबराने लगती है। ये एक तनाव रहता है। ये तनाव ऐसा है जो क्या बताएं इसके बारे में, ये एक तरह से ना ये मानसिकता है केवल। सुंदरता क्या होती है, सुंदरता वाली चीज वास्तव में सुंदरता ऐसे कुछ है नहीं जिसे हम सुंदर कहते हैं। वास्तव में सुंदरता ये मन का फेर है। देखिए, चीनी लोगों में छोटे छोटे पांव को बढ़िया माना जाता है, वो सुंदर होते हैं, आंखें धंसी रहती है, छोटे छोटे रहते हैं। हमारे यहाँ उनको सुंदर माने जाते हैं? बिल्कुल नहीं माने जाते। कहाँ माने जाते हैं? हमारे यहाँ लंबे बाल को अच्छा माना जाता है, उनके यहाँ छोटे बाल को अच्छा माना जाता है। अब बताइए सुंदरता का क्या मापदंड है? सुंदरता का ऐसा कोई मापदंड नहीं है। जो हमें सुंदर लग जाए वो सुंदर है। लैला मजनू की कहानी पढ़ते हैं, हीर रांझा की कहानी पढ़ते हैं, लैला कोई सुंदर थी? कोई सुंदर नहीं थी। और हमारी दादी नानी कोई सुंदर होती है? पोपला मुंह, दांत निकला हुआ, लेकिन हमको कितनी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और जो पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है, वो कैसी भी काली कलुटी है, वो उसको सुंदर लगता है। सुंदरता जो है ना, ये सापेक्षिक शब्द है। ये वास्तव में सुंदरता ये हम जो सोचते हैं हमारे मन का फेर है, एक बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति गुणों से सुंदर होता है वो व्यक्ति स्थायी रूप से सुंदर हो पाता है, और केवल चेहरे की जो सुंदरता होती है वो स्थायी सुंदरता नहीं होती। तो गोरा रंग और आकर्षक चेहरा ये किसी के व्यक्तित्व की सफलता का ना मापदंड है, न उसके व्यक्तित्व को का मापदंड है, नहीं उसकी सुंदरता का मापदंड है। और मान लीजिए है भी कोई गोरा चिट्टा चेहरा, आकर्षक रूप रंग है, कोई फेस कट उसका बड़ा कट बहुत सुंदर है, तो भाई देखिए समय बीतने के बाद में हर महिला, हर लड़की, एक समय बीतता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी ही, गालों पे वो झुर्रियां लटकेंगी,
आंखों के नीचे कालापन आएगा ही और उम्र बढ़ती जाएगी और वो जो जैसे बादल अभी हैं और बाद में फिर इधर-उधर हो जाते हैं ना, वैसे सुंदरता भी इधर-उधर हो जाती है। गोरा रंग भी सांवला हो जाता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो हम अपने आप को असुंदर ना माने, बल्कि महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपने आप को ज्ञानवान बनाएँ। संत सुकरात के बारे में कहते हैं वो सुंदर नहीं थे। उनको किसी ने पूछा, बड़ी मतलब हँसने वाली बात हो जाएगी। उनको पूछा कि आप भगवान जब सुंदरता दे रहे थे, तो आप कहाँ थे? आप लाइन में नहीं लगे थे क्या? जब सुंदरता बढ़ रही थी तो? तो उन्होंने कहा मैं समझदारी के काउंटर पर खड़ा था उस समय। और वास्तव में संत सुकरात का लोहा सारी दुनिया मानती है। सुंदर भले नहीं थे, लेकिन विद्वान और ज्ञानवान कितने थे? गुरु थे वो, संत थे बहुत बड़े। तो ये बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है। हमारी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो अपने आप को सुंदर बनाने के पीछे पड़ी रहती हैं, क्या करूं क्या ना करूं। ब्यूटी पार्लर वालों का व्यवसाय, उनका ये धंधा क्यों चलता है? ये केवल सुंदरता के फेर के मारे चलता है, बस। मेरी प्रार्थना है अपनी बेटियों से कि आप इसको बिल्कुल 2% की चीज समझिए। भगवान ने जो दिया है उसकी कीमत समझिए। और दूसरी बात, जब सुंदरता की बात आती है, आपकी उम्र में जो 16 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल, ये जो उम्र होती है युवावस्था, किशोरावस्था, उसमें वो रंग चाहे गोरा हो, चाहे रंग काला हो, ये प्रकृति प्रदत्त एक ऐसी चार्मिंग होती है चेहरे में, ऐसी लावण्यता होती है कि हर कोई सुंदर दिखता है। दिखता है भाई, सुंदर होता है वो, आकर्षित करता है वो चेहरा। तो फिर यहाँ पर हीनता की भावना क्यों होनी चाहिए? ये भी बात है। रही बात विकलांगता की, विकलांगता भी मन का फेर है। विकलांग किसको कहते हैं? विकलांग उसको कहते हैं जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, शरीर के काम नहीं करने से आपका मन क्यों प्रभावित होना चाहिए? यदि हमारा मन सशक्त है, यदि हमारी बुद्धिमत्ता चल रही है, दिमाग चल रहा है, हमारा कोई भी काम, हमारी दिनचर्या प्रभावित नहीं हो रही है, तो हमें क्यों डाउन होना चाहिए? क्यों मोरल डाउन होना चाहिए हमारा? बिल्कुल नहीं। ये सामने चित्र देख रहे हैं ना, ये लक्ष्मी है, ये एसिड विक्टिम है, पीड़िता है। इनके ऊपर, ये बहुत छोटी थी, कुछ 6-8 साल की थी, उस समय की बात है। इनके ऊपर एक मनचला युवक जो था, वो इनके ऊपर एसिड फेंक दिया। कुछ प्रेम बनाना, संबंध बनाना चाहता था, इसने ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया होगा, मतलब ध्यान नहीं दिया, छोटी बच्ची थी उस समय, बहुत बड़ा आदमी था वो, और उसने इसके ऊपर एसिड फेंक दिया। एसिड फेंका तो ऐसे ही नहीं फेंका, ऐसे एसिड फेंका कि वो जो उसमें जाकर के आप देखेंगे स्त्री शक्ति में तो पता चलेगा कि बताती है वो कि मेरा चेहरा जल गया। और जैसे प्लास्टिक जब जलती है तो प्लास्टिक के जलने से कैसे वो ऐसे टप टप टपकता है, जल करके गल करके, ऐसे उसका चेहरा जो है ना वो गल गल करके नीचे, स्किन जो है नीचे टपक रही थी, ये स्थिति उसकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा जो शरीर है वो पूरा ज्वाला बन गया है, जल रही है, ऐसी स्थिति में थी। उसका चेहरा देखिए अभी भी कैसे दिख रही है। ये पीड़िता है लक्ष्मी। तो क्या करना चाहिए उसको कि मैं विकलांग हूँ, मेरा तो चेहरा ऐसा है, अब मुझे तो कोई देखना पसंद नहीं करेंगे, मैं तो डरावनी दिखती हूँ, तो क्या करूँ? तो क्या आत्महत्या कर ले? गलत, बहुत गलत सोच। पहली बात, विकलांगता दिमाग से होती है। विकलांगता जो है वो पैर से होती है क्या? पैर विकलांग है, दिमाग तो विकलांग नहीं है ना। लक्ष्मी ने अपने आप को कभी विकलांग माना ही नहीं। कल मैंने उदाहरण दिया था परसों क्लास में अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा ने अपने आप को कभी विकलांग नहीं माना। दिमाग में विकलांग हूं ये उन्होंने स्थान दिया ही नहीं। चूंकि उन्होंने स्थान दिमाग में नहीं दिया, इसलिए वो विकलांग नहीं गिनती में आई। ये इसने दिमाग में कभी स्थान नहीं दिया कि मैं बदसूरत हूं, मैं गंदी दिखती हूं, इसने कभी नहीं सोचा। इसने अपने भीतर की प्रतिभा को, क्षमता को उभारना शुरू किया। और क्या किया इसने? ये पीड़िता थी जरूर, लेकिन अपने समान जो भी एसिड विक्टिम लड़कियां थी, उनका बड़ा संगठन बना करके आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका संगठन चलता है और हजारों लड़कियां उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। और आज वो सबका उद्धार करने वाली प्रकाश स्तंभ है, बड़े बड़े स्टेज पर जाती है, सबकी प्रेरणा स्रोत बन गई है। अब बताइए, ये इनके साथ में जो ट्रेजेडी हुई, जो दुर्घटना हुई, वो इनकी ताकत बन करके आ गई ना। ये अगर सिंपल रही होती, मान लो ये दुर्घटना नहीं घटी होती, तो इसको देश दुनिया के लोग जानते क्या? आज नहीं जानते। इतनी बड़ी प्रेरणा स्रोत बनती क्या? कदापि नहीं बनती। क्यों बन पाई? इन्होंने
जो अपनी कमी है उसको उसने ताकत बना लिया और उसको चैलेंज मान करके आगे बढ़ा और उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। ये है निवारण, वास्तविक कारण, वास्तविक तरीका ये है। तो हम अगर ऐसा है भी तो उसको अस्थायी माने और अपना स्वयं अपने वजूद को पहचाने। विकलांगता भी व्यक्ति की योग्यता, समझदारी, प्रतिभा आदि की कमी के कारण नहीं आती, ये प्राकृतिक होता है। कोई किसी को जन्म से पोलियो हो गया है, प्राकृतिक है भाई, आपने थोड़े कुछ किया है। और परिस्थिति जन्य होता है, जैसे लक्ष्मी के साथ हो गया, जैसे अरुणिमा के साथ में हो गया। एक उदाहरण देखिए, कुमारी हेलन केलर, ये मैं जोर देके कहना चाहूंगी, सब लड़कियां जाने समझे इनके बारे में। ये साउथ की थी, पुराना उदाहरण है। गूंगी भी, अंधी भी, बहरी भी, ये ना देखती थी ना सुनती थी, हाँ, और ना ही आंखों से देख पाती थी, ना बोल पाती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? अब इनके तो जिंदगी में अंधकार हो गया सोचेंगे आप, नहीं साहब, कोई अंधकार नहीं हुआ, इन्होंने खूब रोशनी फैलाई। इन्होंने कई विषयों में स्नातक किया, कई विषयों में, मतलब इन्होंने यूजी किया, स्नातक स्नातक शिक्षा प्राप्त की कई विषयों में। फिर इसके साथ साथ इन्होंने महिलाओं के लिए खूब काम किया है, उनका संगठन बनाया है, उनको ऊंचा उठाने के लिए इन्होंने संगठन बनाया है। लता मंगेशकर की भी शादी नहीं हुई है, देखो अकेली रह गई हैं। उन्होंने अपने बारे में सोचा, भगवान ने उनको क्या प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा को उन्होंने उभारा और उभार करके आज वो विश्वबंद बन गई है। सब उनकी पूजा करते हैं भाई, सब उनको इतना सम्मान देते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो विकलांगता है या अपनी जो सौंदर्य वाली बात को लेकर के अपने आप को हरास करने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपनी समझदारी के आधार पर हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे भीतर की प्रतिभा को, ज्ञान को ये आप बढ़ाएं और जब इसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा तो जितनी निर्योग्यताएं आपके भीतर में हैं वो सब कहीं ना कहीं वो लुप्त हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में बल्कि ज्यादा वो सम्मानी बन जाएगी, ज्यादा वंदनीय बन जाएगी, जैसे भी आपको बताया। कुमारी चंचल का एक उदाहरण था, ये गरियाबंद जिले छत्तीसगढ़ की लड़की है, छोटी बच्ची है, पैर नहीं लंगड़ी है पैर से, लेकिन उस स्थिति में क्या शानदार डांस करती हैं, उनको देखिए आप। तो हीनता की भावना, अच्छा अब अगली बात आती, देखिए हीनता की भावना सौंदर्य को लेकर के, विकलांगता को लेकर के नहीं रखना है। अब अगली बात आती है, हमारी बहुत सारी बहनों में हीनता की भावना होती है, किस बात को लेकर के? किसी में कुछ कारण होता है। किसी को लगता है मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं है, हम गरीब परिवार के हैं, हम छोटे घर के हैं। किसी को लगता है कि मैं तो बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँ, मेरे पास बहुत अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, मेरे से बहुत होशियार होशियार लड़कियां हैं और मैं तो पिछड़ जाती, मुझे याद नहीं होता, मैं अच्छे से परीक्षा में पास नहीं हो पाती, मुझे नंबर भी कम आते हैं। इस प्रकार से मतलब मेरी शैक्षणिक स्थिति जो गिरी हुई है, मेरा परसेंटेज अच्छा नहीं आता तो मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा, तो क्या होगा? तो सोच सोच करके हीनता की भावना में दबी जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। अब जब ऐसी स्थिति आए तो उसका निवारण क्या है? आप अपनी मानसिकता को बनाएं। सबसे पहली बात यह है कि आप जैसे भी हैं, आप जिस स्थिति में भी हैं, आप धनवान के घर में पैदा हुई हैं, गरीब के घर में पैदा हुई हैं, आप पढ़ने में बहुत होशियार हैं, पढ़ने में आप साधारण हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि आप इस समाज की एक घटक हैं, एक इकाई हैं और सबसे कीमती इकाई हैं। ठीक है, आप पढ़ने में बहुत होशियार नहीं होंगी, हो सकता है, लेकिन आप में कुछ ना कुछ दूसरा हुनर होगा, उसको तलाशिए, देखिए आप। ये हिमा दास कोई बहुत बड़े क्या करोड़पति की बेटी थी क्या? हिमा दास का नाम जानते हैं आप? इसको गोल्डन गर्ल के नाम से आज जाना जाता है। इतने सारे पदक दिलवाई, 6-7 स्वर्ण पदक भारतवर्ष को। 18-19 साल की लड़की है, आसाम के गांव में रहने वाली। आप इनको भी सर्च करके देखिएगा, आपको बहुत आश्चर्य होगा। और कैसा परिवार था, कितना गरीब परिवार था मालूम आपको? ये अपने स्कूल में जब पढ़ने जाती थी और खेल के प्रति रुचि थी, खेलती थी, दौड़ती थी, इसके पास जूता भी नहीं था, ऐसी दौड़ती थी। इनके टीचर ने इनको देखा, टीचर ने देख करके इनको प्रमोट किया, इसको जूते दिलवाए, इनके कोच ने फिर इनको आगे बढ़ाया। तो उनके भीतर प्रतिभा थी ना, प्रतिभा थी, प्लस उनको उनका अपने अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए स्वयं उनको एक ललक था, एक जिज्ञासा थी आगे बढ़ने के लिए। वो स्वयं अपना इज्जत करती थी, अपना स्वयं की वो उसने सम्मान किया अपना, इसलिए आगे बढ़ी। फिर परिस्थितियां जो प्रतिकूल थी वो अनुकूल होते 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 आगे चली गई, हो गया काम। और आज देखिए किस मुकाम पर है, इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितना परचम लहरा लिया है।
पूरे राष्ट्र नहीं, विश्व स्तर पर उसकी पहचान बन गई है। ये किस लिए है? अगर वो सोचती कि मैं तो गरीब माँ-बाप के घर में पैदा हुई हूँ, अरे! मैं क्या करूँगी, मेरे तो प्रतिकूल परिस्थिति है। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। तो आप विश्वास करें, समाज में आप भी कीमती हैं और कीमती इकाई हैं। आपके पास भी भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, तलाशिए। और बुद्धिमानी की बात, तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो इतने बड़े महान वैज्ञानिक हुए, वे और न्यूटन भी, ये अपने बाल्यकाल में, किशोरावस्था में छोटे-मोटे लोग थे। इनकी बुद्धि कोई बहुत ऊँची नहीं थी और ये धीरे-धीरे करके आगे बढ़े। कुछ घटना घटी और इनको किसी ने कुछ कहा, प्रेरणा मिली, तब इनको समझ में आया कि मैं ये कर सकता हूँ, किसी ने कहा कर सकता हूँ, उन्होंने करना शुरू किया और तब जाकर के वो विश्व स्तर पर आज वो वैज्ञानिक बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम सब लोग जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सब लोग जानते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये भी गरीब घर के लोग हैं। अब्दुल कलाम का नाम जानते हैं आप? बताइए। कितने ऊँचे व्यक्तित्व के स्वामी बने। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में उनसे कौन इम्प्रेस नहीं हो जाएगा। तो ये जो निवारण यही बताता है कि हम नज़रिया को बदलें, अपने स्वयं के भीतर में क्या है उसको निकाल लें और ये जो एक चित्र दिखाई दे रहा है उसको अच्छे से पहचान लें आप। कौन है ये? ये स्टीफन हॉकिंस हैं। इनका केवल इनकी आँखों से देख सकते थे और दिमाग काम करता था, बस। पूरा शरीर जो था वो लकवाग्रस्त जैसे रहता है, उस तरीके से था। ये कुर्सी में कंप्यूटर लगा है, देखिए जहाँ पर बैठे वैसे ही बैठे रहते थे। ये बचपन में ठीक थे, उसके बाद धीरे-धीरे इनकी अक्षमता जो बढ़ती गई और अंत में जाकर कैसी स्थिति हो गई और ये इस स्थिति में भी विवाह किए। और कितना बड़ा काम किया। जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसमें इन्होंने बड़े-बड़े ऐसे आविष्कार किए जिसका लोग आज मानते हैं। वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी मामले में भी ये कम नहीं है, ये माना जाता है। अब नहीं रहे, 2 साल लगभग 2-3 साल पहले इनका देहावसान हो गया और ये विश्व स्तर के वैज्ञानिक हैं। तो बताइए, आप अपनी मंदबुद्धि को लेकर के परेशान होते हैं? इतने बड़े-बड़े लोग जो हैं उनका बाल्यकाल इसी प्रकार से था। तो ये निवारण है। आप इनके प्रति सजग होइए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग होइए, अपने लक्ष्य को जानिए, क्या है मेरा लक्ष्य? अपनी कमियों को ताकत बनाइए। अपने से निम्न जो परिस्थिति में रहते हैं ना, आप उनसे प्रेरणा लीजिए। निम्न स्थिति, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये तो एक अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो है और एक जो दिख रहा है वो कल्पना सरोज। ये बालिका थी, आज उनकी उम्र इतनी हो गई है। ये 6-7 साल की उम्र थी इनकी, बहुत गरीब घराने की, पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल नहीं किया था। कोई 1-2 क्लास पढ़ाई-लिखाई की रही होगी। शादी हो गई 8 साल में। ऐसे घर में गई जहाँ पर लोग उनको प्रताड़ित करते थे और 8 साल की बच्ची को पूरा भोजन बनवाते थे, पूरा घर सँभालती थी, परेशान हो गई। 2 साल का समय बीता, वैसी बिताई जैसे-तैसे करके। फिर उनके पेरेंट्स लोगों को उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकूँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी, उसको फिर वहाँ से निकाल कर के बाहर लाए। लेकिन घर में भी वही स्थिति थी, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। पर उसने हार नहीं माना। उसने अपने आप को कहा कि मुझे खड़े होना है, मैं जीऊँगी, मैं मरूँगी नहीं। और आपको हैरानी होगी, वो बच्ची, वो तो कुछ काम जानती नहीं थी। पढ़ना शुरू किया तो 2-4 क्लास और पढ़ पाई। उनके मामा जी एक थे, बताती हैं, मामा जी थे, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा मैं घर से निकलूँगी बाहर और कुछ काम करूँगी। क्या काम करूँगी? कुछ तो काम जानती नहीं थी। सिलाई जानती थी थोड़ी बहुत। तो सिलाई जानती थी तो उसने क्या किया, वो बॉम्बे गई और वहाँ पर सिलाई क्लास में सीखा हुआ जो हुनर था उसका हवाला दे करके काम माँगा, होजियरी उसमें कंपनी में। लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला। क्यों? जब उसको मशीन पर बिठाए तो वो मशीन पर बैठ करके उसके हाथ काँपने लगे, आत्मविश्वास की कमी के कारण। तो उसको क्या काम मिला? मालूम क्या काम मिला? उसको कपड़ा जो सिला हुआ रहता था उसमें धागे निकले रहते थे, उस धागे को काट करके उसको फिनिशिंग देने का काम मिला और 1 दिन में केवल 2 रुपया मिलता था उसको। ये 2 रुपए दिहाड़ी पर उनकी जो यात्रा है वो शुरुआत हुई। आज वो कौन है मालूम है आपको? बहुत बड़े होजियरी कंपनी की मालकिन है और 3000 करोड़ रुपए मासिक कमाने वाली बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर है और अपने आप को वो कल्पना सरोज, डॉक्टर कल्पना सरोज लिखती है और उसने महिला वर्ग को आगे बढ़ाया बहुत और आज ये शख्सियत जो है वो पूरे विश्व में जानी जाती है। तो ये 2 रुपए की यात्रा से शुरू करके जो 3000 करोड़ कमाने वाली है, ये कौन थी? ये कोई करोड़पति घर में पैदा हुई थी क्या? नहीं। कोई पढ़ी लिखी थी क्या? नहीं। हम क्यों अपने आप को कमजोर समझते हैं? बल्कि ये सब परिस्थितियाँ जो आती है वो हमको, हमारे लिए जो चैलेंजिंग परिस्थितियाँ होती है, वो ये बताती है कि वो चेक करते हैं हमको कि इसमें कितनी जिजीविषा है, इसमें कितना हौसला है,
इसमें भगवान के प्रति कितना विश्वास है, और जो इस प्रकार की सोच रखता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। भगवान पर विश्वास रखना पड़ता है, अपने आप पर विश्वास रखना पड़ता है। अगला तनाव, ये जबरदस्त तनाव है आजकल की स्थिति में। अगला है कि पुरुष मित्र जो होते हैं उनसे विश्वासघात का तनाव हमारी बच्चियों को हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या तनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये है तनाव का कारण। आजकल के परिवेश में ये बड़ी विडंबना है कि जो पढ़ने लिखने की उम्र होती है हमारी बच्चियों की, उसमें उनके ये प्रेम संबंध की शुरुआत हो जाती है। बड़ी उम्र में शादी होती है, प्रेम संबंध पहले शुरू हो जाता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि उसने सोचा बूझा हो, क्योंकि किशोरावस्था में अगर कोई प्रेम संबंध शुरू हो जाएगा, युवावस्था में, ऐसे कम उम्र में, पढ़ने लिखने वाली उम्र में, वहां पर आकर्षण ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें कोई सोच समझदारी तो होती नहीं। आकर्षण के वशीभूत होकर के परिचय हो जाता है। आजकल मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में ये तमाम प्रकार के जितने साधन सुविधाएं हैं, वो इस प्रकार की दुर्घटनाओं को कह लीजिए और चाहे घटनाओं को कह लीजिए, जिसको घटने में बहुत ये उसको सहयोग करते हैं। अब ये हो गया, होने के बाद में क्या होगा? अब वो जो साथी है, वो साथी भी वैसी रहता है। वो क्या, उसकी शादी करने की उम्र तो है ही नहीं, वो भी वैसी है। तो वो मौज मजाक करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, या जो ज्यादा बदमाश है, मान लीजिए कोई शातिर दिमाग है, तो वो लड़की का शोषण करने के लिए इस नजरिए के साथ में वो उनके साथ में लगा रहता है और अंत में जाकर के विश्वासघात कर देता है। आप कई ऐसे न्यूज पढ़ेंगे, कई ऐसे देखेंगे, आप घटनाएं देखेंगे, आपको पता चलेगा, न्यूज़पेपर में पढ़ने में आप देखेंगे कि अमुक लड़की को झांसा दे करके वो ले गया और विवाह करने के लिए उसने उसको झांसा दिया, उसका शोषण करता रहा इतने इतने दिन तक। आप सोचिए जरा, लड़की के पास दिमाग है कि नहीं? कौन झांसा देगा उसको? क्यों झांसा देगा उसको? लड़की के पास अपना दिमाग है, इतनी ज्यादा तो वो मतलब मंद बुद्धि नहीं है। कौन उसको धोखा दे सकता है? उसके पास दिमाग है, उसके पास विवेक है, उसके पास मित्र होते हैं, माता पिता हैं, अपने साथ घटने वाली घटनाओं को बता सकती है। ऐसा नहीं कर पाने के कारण ही ये स्थिति आती है। लेकिन जब हो जाता है तब फिर तनाव में मरती रहती है। ये तनाव ऐसा तनाव होता है, वो ना उसको जीने देता है, ना उसको मरने देता है। अनेक बहनों को, अनेक बच्चियों को देखिए आप, ऐसी घटना जो होती है उनके जीवन का पूरा अंत कर देता है। कई तो आत्महत्याएं कर लेती हैं। मैं आपको ज्वलंत घटना बताऊं, जीवंत घटना बताऊं, ये महाविद्यालय की घटना बता रही हूँ आपको, महाविद्यालय की घटना। बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर, इन दोनों लड़कियों के बीच में कंपटीशन था किसी लड़के को लेकर के, और वो दोनों इस लड़के से विवाह करना चाहती थी। 18 साल की उम्र नहीं थी उनकी, वो वोटर नहीं थी। फर्स्ट ईयर की तो 18 साल नहीं रहते उनकी उम्र। उनमें कंपटीशन था। कैसा कंपटीशन था? एक दिन पता चल गया, सबके सामने पर्दाफाश हुआ, दोनों में फाइटिंग हो रही थी। हम पहुंचे कॉलेज तो हमने अपनी आंखों से देखा उनको, और जब एक्शन लिए तो मुंह छुपाने लगी। तो विक्टिम कह लो जिसको, पीड़िता कह लो, जो मार खाई, उससे मारा उसने, 2-4 घूंसा उसको लगाया और भाग गई लड़की। थोड़ी ताकतवर टाइप की थी, गुंडी टाइप की, चली गई। जब इसको पूछा तो पूछने के बाद में उसने अब डर डर गई, डर के मारे सब बताना पड़ा। मोबाइल उसको देखा हमने, ये मेरे आंख के सामने एक घटना है। जब मोबाइल देखा तो एक से एक उसमें मैसेज आ रहे हैं, ये है वो है। जब उसको पूछा तो उसने पूरी बात को बताया, पूरी बात बताया। उसमें ये बात निकली कि दोनों का चक्कर एक ही से चल रहा है, दोनों उसे विवाह करना चाहती। आप सोचिए, ये हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं? समय से पहले ये पढ़ने लिखने की उम्र है। चलो, अब हो गया, विश्वासघात कर दिया, अब चला गया वो तनाव। अब क्या करें आप इस तनाव की स्थिति में? मैं कहती हूँ सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने मुझे भविष्य में होने वाले जो भी दुर्घटना थी उससे बचा दिया समय से पहले। पहली पहचान हो गई उसकी, क्योंकि आज जो हुआ है ना, आज नहीं हुआ होता तो कुछ समय बाद हुआ होता, नुकसान हुआ होता अगर बाद में पता चलता तो। एक बात। दूसरी बात, जीवन में कोई भी घटना घट जाती है, कोई विश्वासघात कर दिया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने छोड़ दिया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, ये जीवन की एक घटना है, एक घटना है। ये विवाहितों के साथ में भी होता है, ये एक घटना है। किसी एक
घटना के आधार पर हम पूरे जीवन को नहीं समझ सकते और पूरा जीवन कोई समाप्त नहीं हो जाता। जीवन को समग्रता में देखा जाता है, जीवन समग्रता का नाम है। जो कल अतीत में जो कुछ भी खराब हुआ है, गलत हो गया है, वो आने वाले समय में उसकी रिकवरी की जा सकती है। हमारा बीता हुआ जो कल है वो हमको कई मामले में हौसला देता है, कई मामले में समझाइश देता है, कई मामले में सतर्क करता है। हमें कठिनाइयों को कैसे फेस करना चाहिए उसके लिए हमें समझ प्रदान करता है, विवेक को जगाता है। इसलिए वो सब कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कठिनाइयाँ आती हैं वैसे धोखा भी आ गया, मान लीजिए। तो हम एक घटना से इतने व्यथित ना हो जाएं कि अपने जीवन को ही समाप्त करने के लिए सोच लें। कई लोग जीवन को समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या करने की बात सोचने लग जाती हैं, ऐसी भी होती है। तो ये कोई समझदारी नहीं है। दूसरी बात, आप प्रेम और आकर्षण में अंतर समझें। प्रेम क्या होता है और आकर्षण क्या होता है। हो सकता है एक ने धोखा दिया, फिर भी आपने चेत नहीं चढ़ा है आपका, अभी भी सतर्क नहीं है। अब दूसरी बार फिर उसी आकर्षण के चक्कर में पड़ेंगे और नहीं और सही, कहते भी अच्छा नहीं लग रहा है ये, लेकिन ये जो है ये वास्तविकता है आज के समाज की, आज के हमारे बच्चों की। प्रेम क्या होता है? प्रेम गुणों को देखता है और केवल देना जानता है। दो चीजें महत्वपूर्ण है प्रेम में। प्रेम गुणों को देखता है, प्रेम आंतरिक होता है और प्रेम केवल देना जानता है। प्रेम अपने साथी का उत्कर्ष चाहता है, उसकी बढ़ोतरी और प्रगति चाहता है, लेना नहीं जानता। मैंने ऐसे किया तो मेरे लिए भी ऐसा करो, मैंने तुमको ये गिफ्ट दिया तुमने मुझे नहीं दिया, मैं तो तुमको मिलने बोली थी तुम मिले भी नहीं। उसको ताने मारना, उसको उलाहने देना, ऐसा करना वैसा करना, ये क्या है? ये प्रेम नहीं है। ये बदले में जो चाहता है वो प्रेम नहीं है। एक दूसरा, आकर्षण क्या होता है? उसके फिजिक को देख करके, चाहे फिजिक में वो उसकी सादगी को देखे तो भी, उसकी हेयर स्टाइल को देखे तो भी, उसके फैशन को देखे तो भी, उसके बॉडी शेप को देखे तो भी, किसी भी चीज को देखे। भाई युवावस्था में तो हर कोई सुंदर लगता है। एक बार में देख करके क्या देख लिया, क्या प्रेम हो जाएगा उसको एक बार में देख करके? भाई एक नजर में प्यार हो गया, क्या हो गया? एक नजर में क्या प्यार होता है भाई? जब उसको समझा ही नहीं गया है, जब उसको जांचा परखा नहीं गया है, उसकी आदतों को नहीं जानते हैं, कुछ भी आदत को नहीं जान सकते, तो प्रेम धीरे 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 पनपता है। उनकी अच्छाइयों के आधार पर, उनकी खूबियों के आधार पर। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ भी, जैसे हस्बैंड वाइफ पहली बार मतलब अरेंज मैरिज है, तो अरेंज्ड मैरिज होने के कारण एकदम एक बार में प्यार नहीं हो जाता। धीरे धीरे समय बीतता है, उसकी सेवा से, उसकी साधना से, वो उसकी परवाह करती है, वो करता है। इसके आधार पर भावनाएं जो आपस में मिलती हैं और वो एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे का दिल जीतते हैं। इसके आधार पर धीरे धीरे प्रेम जो है वह पनपता है। प्रेम तो ऐसे पनपता है, एक नजर में तो प्रेम होता नहीं है, एक नजर में आकर्षण होता है। तो आप अपने आप से पूछें कि ये जो है ये प्रेम नहीं है, अपने आप को समझाएं। एक बात। दूसरी बात, ये प्रेम करने की उम्र नहीं है। पढ़ाई करते करते, पढ़ाई करते करते केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप जीवन में सफल होना है तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए। आपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है, आपको क्या डिग्री लेनी है, आपको कौन सी प्रतिभा को बढ़ाना है, आपको कहाँ पहुंचना है, आपने इसके बारे में कितनी बार सोचा है? आप पाएंगे कि इसके बारे में आप ज्यादा विचार नहीं करते, आप इसके ऊपर अडिग भी नहीं है, आप दृढ़ संकल्पित नहीं है। आप चेक करिए अपने आप को, आप पाएंगे। तो इसके प्रति समर्पित होने की जरूरत है। ये नहीं कि जो बॉयफ्रेंड बना लिया बॉयफ्रेंड के प्रति समर्पित हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल समझदारी नहीं है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है हमारी सब बच्चियों को। प्रेम, मित्रता, विवाह, इसके प्रति अपना नजरिया स्पष्ट रखें, साफ रखें। अगर ऐसा नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कैसे धोखा दे रहे हैं? जो आपको बॉयफ्रेंड के रूप में दिखाई देता है, प्रस्ताव लेकर के आता है, तो भाई प्रस्ताव लेकर के आया है यदि आपके पास प्रेम का, तो आप पहले अपने आप से पूछिए कि क्या ये मुझसे विवाह करेगा और ये विवाह करने के योग्य है? पहले सोच लीजिए। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में प्रेम जो होता है वो हमारा प्रेमी और पति दोनों एक ही होना चाहिए। इसमें जीवन में सुविधा रहती है, नहीं तो एक दूसरे तनाव के घेरे में आ जाएंगे आप। प्रेम अलग कर रहे हैं और पति कोई अलग है, विवाह उसके साथ में होगा कि नहीं होगा, ये आपको जानते हैं क्या? उसके साथ आपका विवाह होगा कि नहीं होगा, हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा?
आपके माता पिता उसके साथ तैयार होंगे कि नहीं होंगे, उसकी संस्कृति कैसी है, उसकी सोच समझ कैसी है, वो क्या करता है, कैसे स्वभाव का है, कुछ भी जाने समझे बिना आपने कैसे ऐसा सोच लिया। ये आप अपने आप को धोखा देना है, धोखा देना। तो जब भी किसी से मित्रता करते हैं, ऐसी स्थिति आती है, तो अपने आप को चेक करें, उसको चेक करें। और ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। क्यों? अपने जीवन में माता-पिता को देखें, तो जब आपका विवाह की उम्र आएगी ना, आयु आएगी, तो वो स्वयं आपका विवाह किसी अच्छा घर-वर देख कर के करेंगे। और माता-पिता की कितनी फजीहत होगी, वो जो मैंने उदाहरण दिया, 2 लड़कियाँ जो भिड़ गई थी आपस में, तो इस ऐसी स्थिति में जब वो लड़की घर से बाहर कहीं भाग जाती है, अपने कुल को कलंकित करके, समाज के सामने माता-पिता मुँह दिखाने के लायक नहीं रह जाते, तो आप समझते हैं जिस माता-पिता ने आपको कितने नाज़ों से पाला, हैं? कितने सपने उनके होंगे। सपने का मतलब ये नहीं कि कहीं पर आपको उठा कर कहीं डाल देंगे। भाई आपकी जो भावनाएँ हैं उसको कोई भी इस प्रकार से आजकल कोई दबाता नहीं है। लेकिन आपने बिना बताए, बिना पूछे, बिना कुछ सोचे विचारे जो कुछ भी कर लिया, इसका प्रभाव क्या आपके माता-पिता पर नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। कमर टूट जाती है उनकी, माथा नीचा हो जाता है, समाज में कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं हो जाते। तो माता-पिता का जो स्थान है आपके जीवन में, जो भूमिका है, उसके ऊपर में एक बार तो सोचिए आप, एक बार तो सोचिए। अगर आप सोचेंगे, तो निश्चित रूप से आप ऐसा कदम कभी नहीं उठा पाएँगे और आप कभी धोखा भी नहीं खा पाएँगे। कभी धोखा नहीं होगा आपको। तो मैं सोचती हूँ आप इस बात पर विश्वास करेंगे और आपके कोई प्रश्न होंगे, हो सकता है क्रॉस क्वेश्चन, अंत में समय आएगा आपकी बातों का जवाब देंगे हम। अगली एक बात आती है, वो है सुरक्षा की समस्या। सुरक्षा की समस्या क्या है ये? आते-जाते महाविद्यालय जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यातायात के में उसमें बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, तो ये जो मनचले लोग होते हैं लड़के, असामाजिक तत्व होते हैं, वो किसी को अभद्र टिप्पणी कर दिए, किसी को कोई कमेंट पास कर दिए, किसी का छेड़छाड़ करे, किसी का पीछा करे, उससे लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मामला है। मैं समझती हूँ, इसके प्रति भी आप लोग सोचते होंगे कि बड़ा टेंशन होता है। ये भी एक टेंशन का मामला है। क्या करें इसके लिए? यहाँ पर भी उसके ऊपर हमारा वश नहीं है। उसको दौड़ा तो सकते नहीं, दौड़ा-दौड़ा के मारने वाली बात तो नहीं हो सकती। कुछ उपाय सबसे पहली बात तो व्यक्तिगत स्तर पर कुछ किए जा सकते हैं। मेरा ये कहना नहीं है, ये पूरा सॉल्यूशन है। ये आंशिक उपाय, क्योंकि कुछ मनचले ऐसे होते हैं, लड़कों में ये जो मानसिकता होती है या मनोवैज्ञानिक उनका जो प्रॉब्लम होता है, वो तो रहते ही हैं खराब। उसको सुधारा नहीं जा सकता, हमारे अपने द्वारा। लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती हैं जिसके द्वारा उनको ज़्यादा हवा मिल जाती है। तो उसके आधार पर कहीं तो नहीं हो रहा है, तो हम अपने ऊपर ध्यान दे करके अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ उपाय कर सकते हैं। बाय द वे ये आपके ऊपर लागू होता है तो आप इस पर ध्यान दें। अगर आपके ऊपर लागू नहीं होता है तो कोई बात नहीं। जैसे अनजान लोग हैं, हम कहीं जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से उनसे परिचय बढ़ाना। बहुत सारी बच्चियों को मैं देखती हूँ डेली अप डाउन करते समय कि बस में बैठते हैं तो वो ज़ोर-ज़ोर से बातें करेंगी, हँसेंगी, खिलखिलाएँगी खूब ज़ोर-ज़ोर से। स्वतंत्रता है सबको हँसने की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, अनावश्यक परिचय बढ़ाएँगी। उनसे परिचय बढ़ाना, उनसे परिचय बढ़ाना, अब उनको इससे शय मिलता है, अगर इस प्रकार के लोग हैं तो। तो ज़बरदस्ती लोगों के ध्यानाकर्षण का वो केंद्र बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि फिर वो उनका पीछा करते हैं, उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कहाँ से आती है, कहाँ जाती हैं, वो टाइम को चेक करते हैं। ऐसी इतनी घटनाएँ घटती हैं, ख़ासकर 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियाँ जो हैं इसके चपेट में पड़ती हैं अधिकांशतः मैंने देखा है। तो ये इस प्रकार की स्थिति आने से अपने आप को बचा सकते हैं ऐसा करके। वैसी कुछ बातें जैसे सुनसान रास्ता है, रात में अकेले कहीं जाना है, तो सुनसान रास्ते से होकर के मत जाएँ। बहुत रात में आप अकेले मत जाएँ, किसी को साथ में रख लें या जो रास्ते में आवागमन हो रहा है, चहलकदमी हो रही है, आप उस रास्ते को आप चयन करें, ये आपके लिए ठीक है। एक बात ये भी आती है, हम क्या पहने? बहुत अर्थ रखता है ये। हालाँकि हमारी बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं बहुत क्रोधित हो जाती हैं इस बात को सुन कर के। हमको वेशभूषा के बारे में कहते हैं। नहीं, ये बेटा अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी वेशभूषा होती मर्यादाहीन वेशभूषा जो ऐसे मनचलों को हवा देती है। मेरा ये कहना नहीं है कि अगर ये ठीक कर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाएगा और लड़के सुधर जाएँगे। मैं लड़कों को सुधारने की बात नहीं कर रही हूँ। मर्यादाहीन वेशभूषा और फैशन ये ज़बरदस्त तरीके से लोगों को आकर्षित करता बार-बार उसको देखने के लिए, केवल लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी लड़कियों को देखती हैं और उनका एक नेगेटिव प्रभाव बनता है। रहन-सहन में सादगी बरतें ज़्यादा अच्छा है। फैशन आफत को आमंत्रित करता है। मैं कॉलेज में बच्चों के साथ रहते मुझे 30 साल से ज़्यादा स 35-36 साल हो गए।
मैं शुरू से देख रही, ये अनुभव की बात है। तो आप रहन सहन में सादगी बरतें, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आते जाते समय डरना बिल्कुल नहीं है। अब ये कुछ अगला उपाय है, डरे नहीं, आत्मविश्वास के साथ उनको जवाब दीजिए। आपकी आंखों में आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई अगर कमेंट करता है तो आप घूर करके, चेहरा चढ़ा करके उनको देखिए, स्माइल मत दीजिए उनको, छुई मुई की तरह सिमटिए मत, डरिए मत, सहमिए मत, बल्कि आत्मविश्वास रखिए। आप देखेंगे कि वो बगले झांकने लगेगा। आप केवल एक पीली साड़ी पहन करके तन करके खड़े हो जाएं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई आपसे आंख नहीं लाएगा। किसी भी घटना को अभिभावक से अवश्य शेयर करें। आपके साथ जो दिनचर्या में घटना घटती है ना, हमारी बच्चियां क्या है बताती नहीं, लक्ष्मी बताती है। जो अभी आपको बताया था, जो एसिड विक्टिम लड़की थी लक्ष्मी, वो कहती है कि मेरा बैड लक था कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। मेरे साथ इतने दिनों तक जो घटना घटती रही, साल भर तक वो मेरा पीछा करता रहा, लेकिन मैंने उनको शेयर नहीं किया। हमारी बच्चियां ऐसा करती हैं। किशोर वय की युवतियां जो होती हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ में घटना को शेयर नहीं करती। हर बात अपने पेरेंट्स के साथ में, माँ के साथ में कम से कम शेयर करिए, जरूर बताइए। अपनी बड़ी बहन को बताइए आपके साथ दिन भर में क्या होता है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपकी सहेली है, कौन कैसी है, क्या बातें करती है ना? ये उनके स्वभाव को परिचित करना जरूरी है। और बाय द वे, आपको आते जाते कहीं कुछ हो गया तो गर्ल्स हेल्पलाइन है 181, एक आप नोट करके रखिए और जानते भी होंगे आप, और दूसरा है 1091। ये दो हेल्पलाइन है। ये हेल्पलाइन आपको आपको हमेशा याद रहना चाहिए। आप अपने फोन से, फोन सबके पास रहता है, आप अपने फोन से तुरंत इनको कॉल कीजिए। कॉल करेंगे तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। और आजकल जो भी मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये जो उपयोग करते हैं आप, उसको उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतिए। फेस जिसका देखा नहीं है उसको फेसबुक में फ्रेंड बना लिया, फेसबुक जिसका फेस नहीं देखा, क्या फ्रेंड है भाई वो? फेसबुक देख के और उसमें विवाह भी तय हो जाता है, और बाद में कितना धोखा खाते हैं। हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें वो धोखा खाती हैं। विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अजनबियों से कोई मित्रता करने की जरूरत नहीं है। जब तक उनको आंखों से देख न लिया जाए, जब तक परख न लिया जाए, किसी बात पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी बहनों को, बेटियों को ये चीज चाहिए। दूसरी बात, एक तो मित्रता वाली बात हो गई ये, और एक बात और है इसके साथ में, अपने आप को सेफ रखने के लिए आप शारीरिक रूप से भी ताकतवर बनिए। सुंदर बनना जरूरी नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम बनना, स्मार्ट बनना जरूरी। स्मार्ट किसको कहते हैं? स्मार्ट बनने का मतलब सुंदरता नहीं है, चेहरे की सुंदरता नहीं। आप कितना किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, आप कितना वजन उठा सकते हैं, आप किसको पटक सकते हैं, ये चीज है शारीरिक सक्षमता। योगासन करें, सूर्य नमस्कार करें प्रतिदिन, योग व्यायाम करें, कराटे सीखें, अपने आप को सक्षम बनाएं। कराटे सीखेंगे, ये आपके लिए शारीरिक रूप से जब आप सक्षम बनेंगे, ये आपके लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करेगा। और आपने व्हाट्सएप में भी कई देखा होगा ऐसा, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। कई ऐसे नंबर होते हैं, कई ऐसे तरकीब हैं जिससे कि हम हेल्प ले सकते हैं। तो अपने आप को सुंदर बनाने की अपेक्षा शारीरिक रूप से मजबूत बनाइए, मानसिक रूप से मजबूत बनाइए, उसके बाद में आप सुंदरता के बारे में सोचिए। ये कहीं आपके लिए ज्यादा बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा और आप सुखी संतुष्ट रहेंगी। अगली समस्या, अगली समस्या आती है, वो है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या में लड़के लड़की में भेद होना, कई लोग इसके कारण तनाव में रहते हैं। भाई को ज्यादा घर वाले लोग चाहते हैं, उनके खाने पीने पर, पढ़ने लिखने पर ध्यान देते हैं, उनकी बातों को, उनके शौक को पूरा करते हैं, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। निर्धनता, मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं तो मेरा जो शौक है वो पूरा नहीं हो पाता, और मैं कुछ बोल नहीं पाती, कर नहीं पाती, इसके मारे उनको तनावग्रस्तता आती है। एक बात एक और है इसमें, कि जब पारिवारिक समस्या है, माता पिता का मिजाज कि उनको बाहर नौकरी करने नहीं भेजते हैं, उनको आगे पढ़ने नहीं देते हैं, उसका मन है पढ़ने का, तो शिक्षा के मार्ग पर अवरोध हो गया। बस अब 12वीं पास कर ली, क्या करेगी आगे पढ़ करके? लड़की तो है बाहर, तो एक घर की छोड़ करके दूसरे घर में जाएगी, खाना ही तो बनाएगी, स्वावलंबी बनना है, तो उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी इस प्रकार की चीजें आती हैं। या जो उनको मन हो गया, कुछ शौक पूरा करना है, कुछ जरूरत है उनकी, उस शौक को, जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो क्या करें? समस्या तो है, निर्धनता अपने आप में समस्या तो है, लेकिन उसके भी आपने कई उदाहरण देख लिए निर्धनता के अंतर्गत, और उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात,
अपनी मन स्थिति को मजबूत बनाइए। और ये जैसे लड़का लड़की में भेद वाली बात है ना, अपने परिवार में पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है, तो ये संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार रखिए कि मुझे ये फेस करना है और ये सिद्ध करना है कि किसी भी मामले में मैं अपने भाइयों की तुलना में, लड़कों की तुलना में कम नहीं हूँ। मैं 19 नहीं हूँ, 20 हूँ। ये सत्य है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां 19 नहीं 20 होती हैं, वजनदार होती हैं। आज ऐसी अनेक लड़कियां हैं, अनेक महिलाएं हैं जो अपने पिता को अपने भाई के तुलना में ज्यादा प्रामाणिक होकर के उनको मरने के बाद में कंधा दिया है, उनको उनकी अर्थी को कंधा दिया, उनको मुखाग्नि दी, उनको परवरिश की। लड़का नालायक निकला, स्वयं शादी नहीं की, अपने माता पिता की परवरिश की और बाद में उसकी करुणा पिघली तो भाई के परिवार को भी उसने परवरिश किया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, आप ढूंढिए समाज में, हमारे आसपास तो हैं से। तो करना क्या है इसके लिए? वास्तव में अपने आप को मजबूत बनाना है। नहीं, कहने की बात नहीं, वास्तविकता है। लेकिन हमारे अभिभावक के सामने हम अपनी श्रेष्ठता को, प्रामाणिकता को सिद्ध भी करें, सिद्ध करके दिखाएं हम कितने समझदार हैं। हमें बाहर जाने से रोका नहीं जाएगा अगर हमारी समझदारी उनको समझ में आ जाएगी। हमें पढ़ाई करने से रोका नहीं जाएगा, हमें नौकरी करने से रोका नहीं जाएगा, बाहर जाने से रोका नहीं जाएगा अगर उनको हमारी प्रामाणिकता हमने सिद्ध कर दी, उनको हमारे ऊपर विश्वास हो गया तो विश्वास भी जीतना पड़ता है। एक दूसरी बात, पिछले 3-4 पीढ़ियों से हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि परिवार ऐसे ही चला आ रहा है, मतलब उस परिवार का डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है। तो आपको ये करना है कि पिछला परिवार, अपने भाई बंधु लोग जैसे भी थे, पिछली पीढ़ी जैसी भी थी, लेकिन अब अपने कर्तृत्व से, अपने एजुकेशन से, अपने आत्मविश्वास से मैं एक नया मील का पत्थर बनूंगी और अपने छोटे भाइयों बहनों के सामने, अपने जो खानदान में जो लड़कियां, उनके लिए मैं एक नया रास्ता खोलूंगी और उसके बाद में उनको भी आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगी, अपने से प्रेरणा उनको दूंगी। तो इसके लिए, प्रेरणा स्रोत बनने के लिए आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा। सहन करिए, समझदार बनिए और अपनी ड्यूटी पूरी करिए और माता-पिता को जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य पालन करके, अपने आचरण में परिवर्तन करके, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके, अपने में अच्छाइयाँ ला करके माता-पिता का दिल जीतिए। उनको ये सोचने पर बाध्य करिए कि आपके लड़कों की तुलना में मैं लड़की कमज़ोर नहीं, मैं ज़्यादा विश्वसनीय हूँ, मैं आपको ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपको ज़्यादा मैं तनाव रहित बनाती हूँ और आपके ज़्यादा काम की हूँ। ये उनको विश्वास होना चाहिए और ये हो सकता है। आर्थिक समस्याएँ जो होती हैं, आर्थिक समस्याओं को चीर करके कितने ही महापुरुष थे, ये जितने दिखाई दे रहे हैं और जिनका नाम पहले हमने ले लिया। वास्तव में देखा जाए तो सफलता के टॉप पर पहुँचने के लिए, टॉप स्तर पर पहुँचने के लिए, शिखर पर पहुँचने के लिए बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने परिवार में पहले ही वो धनवान थे। बहुत कम, रेयर, शायद ही कोई मिलेगा। जितने भी सफलता के सोपान शिखर पर पहुँचे, चढ़े, उनमें अधिकांश अधिकांश लोग गरीब परिवार से थे, आर्थिक विषमता के चपेट में थे और उन्होंने बहुत कुछ झेला अपने जीवन में और उसी में से निकल करके उन्होंने सफलता हासिल की और अपने आप को आगे बढ़ाया और दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बने। छोटी-छोटी बातें देखिए, अपना जो अनावश्यक शौक है, लड़कियों को हो भी जाता है, अनावश्यक शौक है, श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री, कपड़े अनावश्यक अनावश्यक मान लो ऐसा लगता है, तो इन आवश्यकताओं को, शौक को आप कम करिए। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा अचना लिख लिया है वो, ये अनावश्यक है। और 2 उपाय हैं प्रसन्न रहने के, क्या-क्या? एक तो ये है कि हम अपनी आवश्यकताएँ कम करें और दूसरा परिस्थितियों से तालमेल बिठाएँ, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएँ। कल्पना सरोज ने तालमेल बिठाया, लक्ष्मी ने तालमेल बिठाया, बिठाया। अब्राहम लिंकन स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, आग जला करके पढ़ते थे, उसकी रोशनी में एक फूटी कौड़ी नहीं होता था किताब खरीदने के लिए, लाइब्रेरी से किताब लेकर के आते थे। पढ़ने के लिए लाल बहादुर शास्त्री नाव में बैठ करके जाने को पैसा नहीं होता था, तैर करके जाते थे और विद्यालय में पढ़ने जाते थे। ये क्या है? परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की बात। हिमा दास ने परिस्थितियों से तालमेल बिठाया, अरुणिमा सिन्हा ने तालमेल बिठाया। मैंने सिंधु ताई का उदाहरण दिया था, सिंधु ताई, तालमेल बिठाया उन्होंने। परसों मैंने उनका उदाहरण दिया था, लंबा हो जाएगा। तो तालमेल बिठाएं और प्रसन्न रहने की कोशिश करें। पैसा चाहिए, छोटा मोटा घरेलू काम करके, छोटा मोटा ट्यूशन करके, सिलाई का काम करके, बागवानी करके, स्वावलंबन के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, उनके द्वारा हम छोटा मोटा अपना आय का साधन तैयार कर सकते हैं। माता पिता का विश्वास जीतें तो छूट मिलेगी आपको, मैंने पहले ही बताया। अगली बात,
अगली बात ये आती है कि आधुनिक आजकल की स्थिति में जो कुछ भी दिखाई देता है, ग्लैमर प्रधान समाज है आज तो इस ग्लैमर प्रधान समाज से तालमेल की समस्या है। लगता है लड़कियों को कि सादगीपूर्ण रहन सहन अगर हम अपनाएंगे तो जो फैशनेबल जो समाज है, वर्ग है, हमारे मित्र है, वो हमारी उपेक्षा करेगा, हमको पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, ये यहाँ पर नजरिया की बात है। ये जो तथाकथित आधुनिकता और ये फैशन है, इसका प्रभाव जो होता है वो मैं फिर कहूंगी ये अस्थायी है, ये क्षणिक है। और वास्तव में जो इससे आकर्षित होता है ना, उसका व्यक्तित्व दो कौड़ी का घटिया है, व्यक्तित्व का ओछापन है ये। और किसी को अपने फैशन के बल पर आकर्षित करना, ये तो मंद बुद्धि का परिचायक है। फैशन मात्र से किसी को भी सम्मान नहीं मिला, ये सम्मान है। सम्मान नहीं मिला, किसी को कोई पद नहीं मिला, समाज में कोई प्रतिष्ठा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती केवल फैशन से, केवल चेहरा बना लेने से। उसके लिए आत्मविश्वास चाहिए, प्रतिभा, योग्यता ये चाहिए। अगर इसकी कमी होगी तो फिर वो सम्मान नहीं पाएगा। तो निरर्थक जो कुछ भी साधन होते हैं, उन साधनों के प्रति प्रदर्शन प्रियता ये ना हो तो अच्छा है। और आप अपना दिमाग साफ रखें। सादगी पसंद जो युवतियां होती हैं, उनको सादगी पसंद लोग पति के रूप में भी उसको पसंद करता है और फ्रेंड भी उसको ऐसे मिलते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, ये साइकोलॉजिकल सत्य है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिनका मानसिक स्तर जितना कम होता है, उनको श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री में, फैशन परस्ती में उतना विश्वास होता है, उसके उससे वो उतना ही ज्यादा उसके प्रति आकर्षित होता है। जिसका मानसिक स्तर जितना ऊंचा होता है, जिसका बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है, वो फैशन परस्ती के चक्कर में न पड़ करके ज्ञानवर्धन में लगता है, प्रतिभा संवर्धन में लगता है और सादगीपूर्ण जीवन जीता है। और ऐसे लोगों को वो खुद भी पसंद करता है और दूसरे लोग भी उसको पसंद करते हैं। विवाहित जीवन में भी ऐसे ही होता है। पति भी सादगी पसंद युवती को पसंद करता है। वो लिपस्टिक वाली को, क्षमा कीजिएगा, आप उसको अन्यथा ना लेंगे, हर समय जो लिपि पुती रहती, कहने का मेरा ये मतलब है, उसके प्रति लोग सोचते हैं कि ये अच्छी है, उनकी नीयत में खराबी दिखेगी आपको। लिपि पुती गुड़िया की तरह जो किसी अपनी पत्नी को चाहता, वो खतरनाक व्यक्ति है, वो शोषण करने वाला है। भले वो पति है तो क्या हो गया, सावधान रहिए, अपना नजरिया साफ रखिए आप। एक बात और इसके संबंध में, भौतिक आकर्षणों और प्रलोभों का दबाव आज बहुत बढ़ गया है। इसके कारण भी टेंशन होता है। कई बच्चियों को भौतिकवादी युग में भौतिक आकर्षण के फलस्वरूप वो गलत संगति में पड़ जाती है, उनके बहकावे में आ जाती हैं कि मुझे यहाँ पर ये अच्छा पैसा मिलेगा या ये मेरी आवश्यकता को पूरी करेंगे। कोई गिफ्ट दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, बॉयफ्रेंड है, गिफ्ट दे दिया उसको, उसके मोबाइल में बहुत सारा पैसा डलवा दिया। मैंने तो आंखों से देखा है ये मेरे अनुभव में। वो आकर्षित हो जाती है, उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करे? बहुत ही विडंबनाजनक स्थिति, बहुत ही लज्जाजनक, बहुत ही कलंकित करने वाली। जब ऐसी बेटियां घर से बाहर जाती हैं तो वो ग्लैमर गर्ल के रूप में, कैबरे डांसर के रूप में, कॉल गर्ल के रूप में काम करने को अपने आप को तैयार कर लेती हैं और उनकी सप्लाई होती है और ये इतने गर्त में गिर जाती हैं, उनके जीवन का पतन हो जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। कारण क्या? कारण ये कि पैसे का, भौतिकता का और भौतिक आकर्षण जो है उसको अपने कब्जे में ले लेता है और इसके कारण उनका पूरा पतन हो जाता है। ये बहुत ही खराब स्थिति है। इसका समाधान, एक नजर में जो वस्तु आकर्षक लगती है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, वो अंततः संकट ही उत्पन्न करती है। और जो आरंभ में आकर्षक नहीं लगती, वो कोई आदत हो सकती, कोई व्यवहार हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकती है। आरंभ में जो तकलीफ दे लगती है, ऐसा लगता है कि अरे क्या करें, जैसे बहुत सारे बच्चों को बोले क्लास अटेंड करना, उनको लगता है कि अरे कहाँ करेंगे, लेकिन करें तो जाने। तो आरंभ में जो चीजें ऐसी लगती है वो बाद में वो अमृत समान लगती है। आरंभ में जो मान लीजिए आकर्षक लगती है तो बाद में विष के सदृश हो जाती है परिणाम देने में। बाह्य आकर्षण, बाह्य सुंदरता ये ध्यान आकर्षण का केंद्र मात्र बनाती है। लेकिन अगर हम आंतरिक ज्ञान और प्रतिभा को जब जोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, उसका जो आकर्षण होता है वो स्थायी होता है और वो पूजनीय बन जाता है सामने वाला, तो उसको सम्मान दिलाता है, उसको गौरव दिलाता है, वो आरती उतारते हैं उसकी फिर। और बाह्य सुंदरता के आधार पर किसी की आरती नहीं उतारी जाएगी। शोषण भले हो सकता है, कुछ समय के लिए उसको सम्मान मिलेगा, तथाकथित सम्मान, उनके पीछे बस ऐसे घूमेंगे, सीटी बजाने वाले हो सकते हैं हल्के स्तर के लोग, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। तो भौतिक प्रलोभनों से बचें, उससे बचने पर ही अपने लक्ष्य पर केंद्रित आप हो सकते हैं। दोनों काम एक नहीं हो सकता।
या तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप हो पाएंगे, और आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो आप यहीं रह जाएंगे, कहीं के नहीं रह पाएंगे, तो सफलता हासिल तो आप कर नहीं पाएंगे। सफलता हासिल करने के लिए समझ जाइए अगली बात, कुछ स्वभाव ही हमारा ऐसा होता है कि उस स्वभाव के कारण समस्याएं आती हैं और हम डिप्रेस होने लगते हैं। जैसे हमारा व्यवहार करने का तरीका, पारस्परिक व्यवहार जब करते हैं तो बातचीत में संकोच करते हैं, झिझक होता है, हम ठीक से बात नहीं करते, फिर हमको तनाव होने लगता है, अरे मैं बोल ही नहीं पाई, ये तो मैं कर ही नहीं पाई, मैं बोल दी होती तो अच्छा होता। फिर अपनी सहेलियों से, अपने रिश्तेदारों से ईर्ष्या करना, वैमनस्यता रखना, इससे हमारा दिमाग खराब होता है। वो दिन रात जला करते हैं, ईर्ष्या कीड़े की तरह पूरा काट देती है। ईर्ष्या जो है वो अपनी भावनाएं हैं, अपने विचार हैं, उनको व्यक्त ना कर पाना। अच्छा, एक बात होता है, एक ही बात को, जो बीती बातें हैं, कोई गलती हो गई, कोई चूक हो गई हमसे, अब उस बात को लेकर के बार-बार, बार-बार, बार-बार याद कर रहे हैं, दुखी हो रहे, उद्विग्न हो रहे हैं, हाय मैं ये गलत कर दी, ये मुझसे गलत हो गया है, हो गया, हो गया। अब हम उससे लेसन लें, लर्निंग लें उससे, सीखें कि भई अगली बार हम नहीं करेंगे। ज़्यादा ही है सब प्रायश्चित कर लें थोड़ा-सा, अगली बार नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। फिर दूसरों से अपेक्षा रखते हैं हम, ये मेरी बात सुने, ये मेरी बात माने, दूसरा क्यों मानेगा बात? हम जैसे जितनी अधिक सामने वाले से अपेक्षा रखेंगे, नियम है प्राकृतिक नियम, सामने वाला उतने ज़्यादा हमारी उपेक्षा करेगा। अपेक्षा रखेंगे, उपेक्षा सहना पड़ेगा, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। स्वयं को और अपनी बातों को ही सही मानना, पूरा समझना, पूर्ण मानना, दूसरों की बातों को समझना कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं जो कह रही हूँ वही ठीक है, मेरी बात मानी जानी चाहिए, ये भी गलत है, इससे भी तनाव होता है। अति भावुकता में बह जाते हैं कई लोग और सही निर्णय नहीं ले पाते। ये फ्रेंड के चक्कर में ही होता है, भावुकता पराकाष्ठा में होती है। जब तक क्रोध करना, चिड़चिड़ापन होना, क्रोधी व्यक्ति को चिड़चिड़ करने वाले को कोई पसंद नहीं करता, कोई पास नहीं फटकना चाहता, उसको तनाव लगता है कि मेरा कोई नहीं है। अहंकारी होना, मैं सब जानती हूँ, अपने रूप का घमंड हो गया, अपने मार्क्स का घमंड हो गया, अपनी स्थिति का घमंड हो गया, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके परिणाम स्वरूप वो एक तरह से दबाव में आती है, फिर उसको तनाव होना शुरू हो जाता है। तो ये नकारात्मक विचार रखना जीवन में, ये क्योंकि औरों का सहयोग मिलता नहीं है, सद्भावना मिलती नहीं है। जब दूसरों का सहयोग नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, सद्भावना नहीं मिलती, कोई सम्मान नहीं करता, निश्चित रूप से व्यक्ति अपने आप को अलग-थलग, अकेला महसूस करता है, कटा-कटा महसूस करता है, फिर व्यवहार में विचलन आता है, तनावग्रस्त हो जाता है। कई लोग तो भारी डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। जीवन में निरस्ता, अकेलापन, तनाव ये उत्पन्न होता है, जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये डिप्रेशन में जाता है। क्या करें? अपनी गहन समीक्षा करें कि मेरी कहाँ पर गलती है। अपनी गलती को स्वीकार करें। सामने वाले से गलती हो गई तो भाई क्षमा करें, कहाँ तक पकड़ के बैठे रहेंगे? अगर उनको हम पकड़ के बैठे रहेंगे तो नुकसान तो हमारा हो रहा है। और उदार बनिए, उदारता अपनाइए। उदार बनने का मतलब क्षमा करना होता है। स्वयं के व्यक्तित्व को हम अपनी गलतियों को जांच परख करके उसको हम ठीक करें, अपने आप को तराशें, अपना परिष्कार करें, अपनी आदत को भी सुधारें, छोटे-छोटे संकल्प लें। इसके संबंध व्यक्तित्व निर्माण के बारे में आपको बताया गया, उसमें ये बात आई थी। साधना करें, स्वाध्याय करें, संयम का अवलंबन लें, तो निश्चित रूप से ये हमारी स्थिति बदलेगी। हमारे विचार सकारात्मक हो, सकारात्मक का मतलब जिससे हमारा प्रोग्रेस होता हो। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, दूसरों पे से अपेक्षा रखना, अभी जितनी बातें हुई, वो नकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार रखें और विश्वास करें कि आप संसार की सबसे कीमती इकाई हैं, और कर्मफल के सिद्धांत पर विश्वास करें कि जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। अगर ये कर लेते हैं तो हम ये अपनी जो स्वभावजन्य जो समस्या है उससे बच जाएंगे। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अवसाद ग्रसित होना ये भी बड़ी समस्या है आज की स्थिति में। ये जितना हमने देखा ये हमें अवसाद की ओर ले जाता है। तो सामान्यतः अवसाद जो होता है वो किसी को भी हो सकता है, इसका कोई समझ में नहीं आएगा ये ऊपरी तौर पर देखने पर। और थोड़ा बहुत जो अवसाद होता है वो अवसाद तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन मन की गहराई में अगर उतर गया तो वो फिर वो खतरनाक रूप निराशा, उदासी, इस प्रकार से स्थिति उसकी आती है। तो लक्षण के बारे में कहते हैं, अगर पीछे जाए तो देखेंगे, लक्षण को देखें, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चारों ओर एकदम अंधकार छा जाना, दिमाग में विचारों का एकदम तेज प्रवाह चल रहा है, नकारात्मक विचार चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बोझिल हो गया, क्या जीना, जीने की इच्छा ही नहीं है अब, आत्महत्या कर लेना चाहिए। अवसाद गंभीर रूप ले लेता है। अवसाद ऐसी स्थिति में जब हम चारों ओर से एकदम उदासी में घिर जाते हैं, तब जाकर के स्थिति आती है, और इसके शारीरिक मानसिक बहुत होते हैं।
तो वो दुष्परिणाम होते हैं, वो सबको मालूम है, आप सब जानते हैं, जानते होंगे। अपन इस बात पर आएँ कि अवसाद होते क्यों हैं? तो कुछ तो शारीरिक कारण होते हैं, जैसे रक्तचाप की गोलियाँ वगैरह ले लेते हैं, दवाइयाँ, गर्भ निरोधक गोलियाँ लेते हैं। होता क्या है इससे? ये हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, संदेशवाहक होता है जो, उसकी कमी हो जाती है, उसकी क्षमता हमारी गिर जाती है। इसके परिणामस्वरूप अवसाद होता है। और अन्य कारण में छोटे-मोटे कारण जो हैं, आप देख लें, आप अपनी आदतों को सुधारें। लगातार रात्रि में देर से सो रहे हैं और सवेरे जल्दी है, पूरा नहीं हुआ, आदत ही बना लिया, एक। दूसरा, हमारे जीवन में जो भी कमी है, किसी प्रकार की कमी, शारीरिक हो, मानसिक हो, परिवार संबंधी हो, अर्थ संबंधी हो, जितना भी देखा हमने अभी। अब उसके प्रति बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहते हैं। भगवान को केवल ये कोसते रहते हैं, अरे! मेरे साथ ये हो गया, मैं तो बिल्कुल बेकार मेरा जीवन है, ऐसा है, वैसा। बहुत असंतुष्ट रहना और जिनके पास है उनके प्रति ईर्ष्या करना, प्रतिस्पर्धा रखना या असुरक्षा की भावना होना। ये इस प्रकार के जो कारण होते हैं, ये अवसादग्रस्त बनाते हैं। तो अवसाद का निदान क्या है? एक तो आप दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन दवाई लेना जो है वो स्थायी इलाज नहीं है, बल्कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो दूसरे चक्कर में डालता है। आलस्य आ रही है, निद्रा लग रही है, मुँह सूख रहा है, कब्जियत है, चक्कर आना, झुंझलाहट होना, ये दूसरे प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। वास्तविक जो उसका इलाज है, उपाय है, वो क्या है? सकारात्मक चिंतन, सात्विक चिंतन, बार-बार वही बात आ रही है देखिए। सकारात्मक चिंतन, सात्विक चिंतन। नकारात्मक विचार को दिल में न उतारें। अगर नकारात्मक विचार आ भी रहे हैं, तो कागज़ पर लिख लीजिए, सूची बना लीजिए, उसको फाड़ करके फेंक दीजिए, बार-बार लिखिए, जाने दीजिए, भीतर में उसको ग्रहण मत करिए। ऐसे विचार ही ग्रहण करिए जो उद्देश्यपूर्ण हैं, उन्हीं को स्थान दीजिए आप। अगर अवसाद की स्थिति आ ही गई है, आ रही है, तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि हमारा जो बहुत करीबी व्यक्ति हो, जो हमारा विश्वसनीय हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, गुरु हो सकता है, हमारे प्रति जिसकी संवेदना हो या जो हमको सही सुझाव देगा, ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहिए, इससे मानसिक शांति मिलती है। वो हमें मानसिक शांति देने वाले होते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, इष्ट भी हो सकते हैं और कुछ अपने शौक होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, वो साहित्य का अध्ययन हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है ना? वो नृत्य हो सकता है, वो गायन हो सकता है, वो आसन प्राणायाम हो सकता है। तो ये इनका आप आधार लीजिए। जो अपने एक हॉबी होती है जैसे, अगर अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए लोग ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, योगासन करते हैं, ध्यान करते हैं, यदि इसका सहारा लेते हैं, तो ये हॉबी के बारे में बात कर रही हूँ, तो उनको बहुत जल्दी इससे निजात मिल जाती है। वो डिप्रेशन में नहीं आते ऐसे लोग, वास्तव में देखा जाए तो। और जो छोटा-मोटा अवसाद होता है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, वो तो छोटा-मोटा साइकिल चलाएँगे, तेज़ तेज़ कदम से चलेंगे, जॉगिंग करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना है, रस्सी कूदना है, इतने में ही वो ठीक हो जाता है। क्योंकि इससे हमारे मानसिक एक रस स्राव होता है, उसमें वृद्धि होती है। हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो ठीक हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब न्यूरो मतलब नस संबंधी नस संबंधी, ट्रांसमीटर संदेश वाहन। तो ये कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए ये होता है। तो इसमें ये वृद्धि होती है, रसिस्राव होकर के, तो ठीक होने लग जाता है इस तरह से। तो हमारा मनोभाव, हमारा विचार जो है, ये ध्यान दें कि वास्तव में यही अवसाद का कारण है। अवसाद मतलब मानसिक स्थिति, मनोभाव, सोचने का तरीका। जैसे सारा काम करने का एक तरीका होता है कि किसी काम को अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, वैसे ही विचार करने का भी एक तरीका होता है। तो हमारा मनोभाव जो होता है, विचार करने का तरीका, वही वास्तव में अवसाद को आमंत्रित करता है। तो नकारात्मक विकृत विचार हमारे भीतर जो हैं, उसको हम पकड़ें और उनके उन्मूलन के लिए साहस जुटाएँ। अगर ऐसा हम कर सकते हैं, इतना साहस जुटा सकते हैं, तो हम कभी भी अवसादग्रस्त नहीं होंगे, ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है। विचार करने का सही तरीका क्या है? तरीका ये है कि भई कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, आएँगी, धूप-छाँव के समान। ये जीवन ऐसा थोड़े है कि कोई आप जहाँ जाएँगे वहाँ पर आइए, आइए, वेलकम, वेलकम, आपके लिए आँखें बिछाए सब बैठे हैं और सब आपका स्वागत करेंगे, आपके कदमों में फूल बिछाएँगे। ये संसार ऐसा थोड़े है, जीवन ऐसा थोड़े है। अगर ऐसा आपने मान लिया है, तो ये तो बड़ी गलत सोच है। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, आएँगी। जीवन में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है, बल्कि प्रोग्रेस करने के लिए अनिवार्य है। उसको सफलता के मार्ग की सीढ़ियाँ समझिए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, सबके जीवन में आती हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम कैसे उसको फेस करते हैं, कैसे उससे जूझें, स्मार्टनेस इसमें है। ये
सोचने की बात है। और मन ही मन घुटना नहीं है, परेशानियों को दूसरों के साथ व्यक्त कीजिए, अपने मित्र को बताइए, अपनी माँ को बताइए, अकेले ना रहें ऐसी स्थिति में। किसी संवेदनशील व्यक्ति का संबल लें, परिवार वालों की बड़ी आवश्यकता होती है ऐसे समय में, सहानुभूति की ज़रूरत होती है, तो सहानुभूति दे, राहत दे, ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना। और परिवार में रहते तो परिवार वालों को भी अपने छोटे भाई-बहन, माता-पिता उनको देखना चाहिए कि वो तो नहीं है ऐसे डिप्रेशन में कहीं, उनको ऐसा टेंशन, ऐसा डिप्रेशन तो नहीं है, उनको देखना चाहिए। तो आधारभूत चिकित्सा आखिर वही हुई, अपने विचार को ठीक करना, स्वयं से प्रेम करना, अपना मूल्य समझें। आप क्या समझते हैं कि आप बिना मूल्य के हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ना, ईश्वर ने जीवन दिया। ईश्वर को जवाब देना है कि हमें जो मानव का जीवन दिया हुआ है, हमने उस जीवन की कितनी वैल्यू समझी, हमने उसका कितना सदुपयोग किया। हमें अपने ईश्वर पर, ईश्वर के प्रेम पर विश्वास है, हमने विश्वास किया, अगर नहीं तो ये हमारा सबसे बड़ा अपराध है जीवन का। और आत्महत्या कदापि ना सोचें। ये आगे कर्मफल के सिद्धांत में बताएँगे कि आत्महत्या के पश्चात आत्महत्या करने वाले का क्या हश्र होता है और कितनी दुर्गति उसकी होती है। कभी ना सोचें कि आत्महत्या करके मुझे अपने अवसाद से, अपने टेंशन से, डिप्रेशन से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, गलत, बल्कि और ज़्यादा फँसेंगे। तो ध्यान रखें। आध्यात्म का पथ का जो अवलंबन लेता है, आध्यात्मिक होता है, उसकी भावनाएँ संतुलित हो जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, वो सकारात्मक हो जाता है। इसलिए कहा गया है, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, भक्ति कीजिए, इनका अवलंबन लीजिए, इनको अपनाइए, दुर्बलों की सेवा कीजिए। इससे आध्यात्म की भावना विकसित होती है और व्यस्त रहें, मस्त रहें, व्यस्त जो नहीं रहते हैं, उन्हीं को परेशानी होती है। जो व्यस्त नहीं रहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, इसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, अपनी कमी के बारे में सोचते हैं क्योंकि काम नहीं है उसके पास कोई टारगेट नहीं है, जीवन का कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बस उन्हीं के पास में समस्या आती है। तो मेरा ये कहना है कि इसके ऊपर विचार करें, पुनः-पुनः विचार करें, हमारे हाथ में बंद है। डिप्रेशन, टेंशन जैसी स्थिति थोड़ी बहुत सबके जीवन में आती है क्योंकि उतार-चढ़ाव आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोनल असंतुलन आता है महिलाओं को, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आता है और जाता है, आता है और जाता है, थोड़े समय के बाद में अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें अपने आप को स्वयं ठीक करना है, कोई दूसरा ठीक नहीं करेगा। हम जब दूसरों के सामने अपनी व्यथा बताएँगे, तो दूसरे लोग हमें इसके लिए सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे और आप देखेंगे कि आप स्वस्थ तंदुरुस्त हो गए हैं। और एक बात, कभी भी कोई स्थिति हमेशा स्थायी रूप से जीवन भर नहीं रहती, बदलती है। जो स्थिति आज आई है, वो जाएगी ही। रात जैसे है, तो दिन होगा ही, रात की कालिमा जाएगी ही। दिन है, तो दिन भी चला जाएगा, एक बार तो रात आएगी दिन के बाद में। इसलिए आप इंतज़ार करिए धीरज के साथ में और उपाय करिए, आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, आप तनाव मुक्त हों, आप अवसादग्रसित बिल्कुल ना हों, इस बात के लिए। और अपनी समस्या का समाधान आप स्वयं ढूँढें। अपनी बात मैं समाप्त करूँगी। मुझे लगता है कि इस विषय से आपको काफ़ी कुछ मिला होगा और यदि कोई आपका प्रश्न होगा, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न करें। वो है। और लक्षण बताएँ आपको, बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं हो रही है, एकदम ऐसा लग रहा है जीवन बोझ हो गया, मैं तो क्या करूँ, मैं तो बोझ हूँ, मेरा कोई नहीं है, चारों तरफ लगता है दुनिया खत्म हो गई, अंधकार हो गया, अब क्या जीना, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। अगला कोई प्रश्न है?